ओम नमस्ते। आज हम आपको निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताया, अनिश्चित समाकलन। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अनिश्चित और निश्चित समाकलन दोनों के बारे में अंतर समझना है, और फिर निश्चित समाकलन कितने प्रकार से होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि निश्चित समाकलन क्या होता है और अनिश्चित समाकलन क्या होता है। जो 9वां चैप्टर पढ़ा आपने इससे पहले वाला, उसमें अनिश्चित समाकलन के बारे में बताया था। तो देखो अपने पास में तो 9वें चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये fx है और dx। अब हमने इसका क्या किया था, समाकलन fx प्लस c किया था। तो ये जो c है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये अनिश्चित है, इसका मान कितना होगा कोई पता नहीं। इसलिए इस c के कारण से जो ये समाकलन था, जो चैप्टर नंबर इससे पहले वाले में पढ़ा है, 9वें में पढ़ा है, उसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। लेकिन जो अपने पास में जैसे ये है fx dx, जो सीमा में बन जाए x बराबर a और b, जो इन सीमाओं में बन जाए और उसके बाद में उसका समाकलन करते हैं, उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। और ये अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, इसमें हमारे पास में जो c है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, पता नहीं कितनी होगी, इसलिए इसको अनिश्चित समाकलन कहा गया। और इसमें एक सीमाओं के अंदर x बराबर a और b सीमाओं के अंदर बंद करके एक निश्चित समाकलन किया जाता है, उसको निश्चित समाकलन कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 9वें चैप्टर में हमने अनिश्चित समाकलन करीब 4 प्रकार के उससे पढ़ा है प्रॉपर्टी से। नंबर 1 तो था अपने पास में मानक सूत्रों का प्रयोग करते हुए, दूसरा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तीसरा था पार्शियल फ्रैक्शन, और चौथा था स्पेशल टाइप ऑफ द इंटीग्रल। तो इस प्रकार से उसमें अनिश्चित समाकलन में उनका उपयोग हुआ सारा। इसमें उन्हीं सूत्रों का प्रयोग भी इसी में होगा, लेकिन इसमें सीमा लगेगी। क्या लगेगी? सीमा। इसमें कोई एक निश्चित मान नहीं आता था, लेकिन इसमें एक कोई निश्चित मान आएगा। क्या आएगा? इसमें एक निश्चित मान। निश्चित समाकलन में एक निश्चित मान आएगा, लेकिन इसमें कोई एक निश्चित मान नहीं था। इसलिए इन दोनों तंत्र को समझ में आ गया होगा। अब निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल 2 प्रकार से होता है। तो निश्चित समाकलन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। नंबर 1 तो है लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम, इसको सीमा के योग, सीमा के योग के द्वारा समाकलन। और दूसरा है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स इंटीग्रल। तो अपने पास में ये आया, तो इसको कहते हैं गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय के द्वारा। तो देखो अपने पास में 2 है, हम निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल 2 विधियों द्वारा करेंगे। लिमिट ऑफ सम, सीमा के योग के द्वारा समाकलन, और एक दूसरा है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रेशन, आधारभूत प्रमेय के द्वारा। ठीक है ना? तो अब हम पहली है लिमिट ऑफ सम, सीमा के योग के द्वारा। सीमा के योग के द्वारा। तो देखो अपने पास सीमा के योग के द्वारा, देखो अपने पास में, मेरे पास में एक फंक्शन है ये, और इसमें x बराबर a, b और fs dx ये फंक्शन है। इसमें मुझे इसका सीमा के योग के द्वारा इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना। तो इसका मतलब, सॉल्यूशन का मतलब हमें
एक ऐसा क्षेत्र होगा जो सीमाओं में बंधा होगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो अपने पास में अलग अलग आकृतियां होती हैं, जैसे एक तो होती है परिभाषित आकृति और एक होती है अपरिभाषित आकृति। तो परिभाषित आकृति त्रिभुज है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वृत्त है, ये परिभाषित आकृतियां, इनका क्षेत्रफल हम इनके सूत्रों के आधार पर निकाल सकते हैं। लेकिन इसे डेफिनेट इंटीग्रल में अपरिभाषित आकृति, जैसे मेरे पास में मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मेरे पास में एक ये ग्राफ यूं है, ये ग्राफ यूं है। तो अब हमारे पास में मैंने यहां कोई बिंदु ले लिया x बराबर a, इसको मैंने मिला दिया, और यहां कोई ले लिया x बराबर b, तो ये बिंदु ले लिया। तो अब अपने पास में ये अपरिभाषित आकृति होगी। क्या होगी ये? अपरिभाषित आकृति। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वो क्या किससे निकलेगा? इससे, ये डेफिनेट इंटीग्रल से निकलेगा, डेफिनेट जो निश्चित समाकलन से। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, तो ये जो सीमाएं हैं ना, इनके अंदर बंधा हुआ और इस ग्राफ के द्वारा और इस एक्स एक्सिस के द्वारा बंधी हुई इस आकृति का, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे जो निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। तो इसे कहते हैं निश्चित समाकलन। तो देखो अपने पास में ये x बराबर a, x बराबर b, तो हम जो ये दूरी है यहां से यहां तक, इनको छोटे छोटे रेक्टेंगलों में बांट देंगे। पहला रेक्टेंगल है ये आयत, दूसरा आयत है ये, तीसरा आयत है ये, ऐसे, और ये यहां तक ऐसे आ गया, ऐसे। तो इनकी चौड़ाई ले ली हमने h, क्या ले ली? चौड़ाई h। तो सभी की समान रूप से चौड़ाई h, इसकी भी h और इसकी भी h, ठीक है। तो मैंने इस रेक्टेंगल की चौड़ाई ले ली h, इसकी भी h, इसकी भी h और इसकी भी h, और ये कितने मैंने बढ़ा दिए? n बढ़ा दिए। ये जो रेक्टेंगल है इनकी संख्या n है, कितनी है? n। तो मैंने यहां से यहां तक दूरी जो ली है वो क्या ली है? मैंने h रेक्टेंगल बना दी, कितनी? h, लेकिन कितनी बना दी? इनकी संख्या कितनी? n संख्या है। तो हमारे पास में एक आएगा, तो हमारे पास में देखो NH, मैंने जो h चौड़ाई के कितने रेक्टेंगल लिए? n लिए। h चौड़ाई में कितने आयत लिए? मैंने n लिए, और इनकी क्या आएगी? b माइनस a। यहां से ये, यहां से यहां तक दूरी कितनी है? b है, और यहां से यहां तक कितनी है? a है। तो ये यहां से यहां तक क्या आ गई? b माइनस a। तो इस प्रकार से हमारे पास में h बराबर आ गया b माइनस a अपॉन n, और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं NH बराबर b माइनस a। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इस चीज को समझ में आ गई होगी आपके पास में कि मैंने कितने रेक्टेंगल बनाए हैं? n रेक्टेंगल बनाए हैं। प्रत्येक रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी? h है। अब हम इसमें चौड़ाई तो पता लग गया, लंबाई देखिए। अब ये जो लंबाई है, तो ये हमारे पास यहां से यहां तक दूरी कितनी है? x बराबर a। तो ये y बराबर फंक्शन होता है fx, y बराबर फंक्शन होता है fx। तो ये y है, इसमें फंक्शन होता है fx, तो इसमें x के स्थान पर a रख देंगे, तो ये जो दूरी होगी ये fa होगी। क्या होगी? fa। अब हमारे पास में ये जो दूरी है, ये तो होगी fa, और ये क्या होगी? अब देखो अपने पास यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? क्या होगी? देखिए ये होगी, ये तो a थी और ये h जुड़ गई, तो a प्लस h होगी। क्या होगी? यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? a प्लस h। तो a प्लस h होगी, तो यहां इसकी लंबाई क्या होगी अपने पास में? f e प्लस h। फिर अपने पास में ये तीसरी लंबाई होगी, तीसरी लंबाई होगी तो एक h चाहिए, तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया? ये हो गया a प्लस 2h। तो ये यहां से यहां तक a प्लस, तो इसमें फंक्शन में रखेंगे x के स्थान पर, तो इसकी होगी अपने पास में a प्लस 2h। तो देखो हमारे पास पहला रेक्टेंगल है ये, दूसरा आयत ये है, तीसरा आयत ये है, और nवां आयत ये है। कौन सा है? n।
तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये अपने पास में हो गया लंबाई कितनी है एफ ए, ये पहले रेक्टेंगल की वैल्यू आ गई, और चौड़ाई कितनी है एच गुणा में एच। ठीक है, अब दूसरा रेक्टेंगल है ये, दूसरा रेक्टेंगल को जोड़ेंगे इसमें, तो देखो दूसरा रेक्टेंगल की ये अपने पास लंबाई है तो क्या होगी एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, और चौड़ाई क्या होगी एच, और प्लस तीसरे रेक्टेंगल की, तो तीसरे रेक्टेंगल की देखो ये है, तो अपने पास इसमें क्या हुआ a प्लस 2h, इसकी जो ये लंबाई है ये क्या होगी a प्लस 2h, तो आ गया एफ ए प्लस 2h, और चौड़ाई सबकी h है। ऐसे करके हम प्लस एन में चलेंगे, तो अपने पास में देखिए यहां पर प्लस, तो देखो ये जो लंबाई है ये इसी एक पहले है, तो अपने पास में एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, इसकी लंबाई ये होगी और चौड़ाई है एच, चौड़ाई है एच, तो अपने पास में ये हो गया एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच और इंटू में एच। तो इन सब को जोड़ दिया, देखो ये रेक्टेंगल निकाला, ये निकाला, ये निकाला, और भी निकालेंगे, और ये एन वन निकाल दिया। पहले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल ये आया, दूसरे का ये आया, तीसरे का ये आया, और अंतिम का ये आया। तो इस प्रकार से हमारे पास में सबका क्षेत्रफल निकाल दिया। अब निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इनमें हम इसको बराबर रख देंगे इस फंक्शन के। तो देखो अब हम लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स बराबर ए बी, सॉरी ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पर मिटाकर। तो देखो अपने पास में अब ये देखिए, अब अपने पास में ये x बराबर ए बी एफ एक्स डी एक्स। तो देखो अपने पास में पहला तो ये था, अपने पास क्या था h गुणा में एफ ए, दूसरा क्या है h गुणा में एफ ए प्लस एच, और तीसरा है h गुणा में एफ ए प्लस 2h, और फिर एनवा है प्लस प्लस ऐसे करके, ये है एच, ये एच लिया है, और क्या है गुणा में एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और ये ठीक है। अब देखो सब में एच कॉमन है, यहां भी एच है, यहां भी एच है, यहां भी एच है, यहां भी एच है, तो एच कॉमन ले लूं, तो अब हमारे पास आ गया एच, और ब्रैकेट में बच गया एफ ए, यहां बच गया एफ ए प्लस एच, और यहां बच गया एफ ए प्लस 2h। ठीक है, अब अपने पास में देखिए सभी रेक्टेंगलों को जोड़ दिया और एच कॉमन ले लिया, और अंत में प्लस प्लस प्लस, और ये आ गया एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए ये हमारे पास में इसका क्षेत्रफल आ गया, लेकिन हमारे पास इसमें एक त्रुटि रह जाती है कि जब ये रेक्टेंगल बनते हैं, आयत बनते हैं, तो यहां से थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है, ये थोड़ी थोड़ी जगह बची, तो एक्यूरेट इसका क्षेत्रफल नहीं आया तो क्या करेंगे हम, इस एच की जो चौड़ाई है इसको बहुत कम कर देंगे, इसको इतना कम करेंगे, इतना छोटा करेंगे कि ये बिल्कुल इसी के ऊपर ही आ जाएगा, तो 0 के बराबर। तो हम यहां पर लिमिट की सीमा बांधेंगे, और लिमिट की सीमा में क्या बांधेंगे ध्यान से देखना कि हम लिखेंगे x बराबर ए बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो हम क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, कि जो h है वो 0, जो चौड़ाई है वो 0 के माफिक लेगी, लगभग 0। तो 0 जब लेंगे तो क्या है कि इनमें जो एरर रहने के चांसेस कम रहेंगे, गलतियां नहीं होंगी, और इसकी एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम यहां लिमिट लगा देंगे, तो ये आएगा एफ ए प्लस एच और प्लस एफ ए प्लस 2h और प्लस, और ये आएगा एफ ए प्लस
n माइनस 1h। तो ये हमारे पास में सीमा के योग के द्वारा इस फंक्शन का एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया, आंसर आ गया। तो इसका प्रयोग करेंगे हम, क्या करेंगे, इसका प्रयोग। तो देखो आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना कि हमारे पास इस प्रकार का फंक्शन है, उसमें सीमाएं होंगी, लिमिट होंगी, और लिमिट के हिसाब से हम उसको इस तरह से लिखेंगे और h टेंड्स टू 0 लेंगे। उससे हमारे पास में क्या है कि इसका एक्यूरेट सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर हम इसमें h टेंड्स टू 0 नहीं लेते हैं तो इसमें क्या है कि ये एरर हमारे पास रहते हैं, इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती। लेकिन जब इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि इसकी चौड़ाई है, जो आयत है इसकी चौड़ाई है वो बिल्कुल 0 के मापे ले लेते हैं, तो क्या है कि इसका क्षेत्र, इसमें फिर एरर नहीं रहेगा, इसका क्षेत्रफल एक्यूरेट आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। तो इसका प्रयोग करेंगे, इसको कहते हैं सीमा के योग के द्वारा समाकलन ज्ञात करना, लिमिट ऑफ सम के द्वारा इंटीग्रेशन प्राप्त करना। अब अपने पास देखो एक सवाल बताता हूं आपके सामने। मेरे पास एक क्वेश्चन है, उदाहरण के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनना। निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल, जो सवाल हैं उनको करने से पहले कुछ बातें जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी उनको याद रखना पड़ेगा। पहला है प्राकृत संख्याओं का योग। तो जैसे मेरे पास में 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +n, तो ये होगा हमारे पास n+1/2। और जैसे आ जाए अपने पास में अगला है, दूसरा है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये अपने पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो ये होगा अपने पास में n प्लस n 2n + 1/6। क्या होगा 6, n + 1 और 2n। और उसके बाद में अगला आता है प्राकृत संख्याओं का क्यूब। तीसरा आता है अपने पास में प्राकृत संख्याओं का क्यूबों का योग। तो ये होगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये तो अपने पास में ये आ गया। अब उसके बाद आता है विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 2n-1। ये 2n-1 विषम संख्याओं का योग क्या आएगा, विषम संख्याओं का योग। तो ये आएगा हमारे पास n²। क्या आएगा, n²। विषम संख्याओं का योग आएगा 1 + 3 + 5 + 7 2n-1। ये क्या है, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब अगला है अपने पास में विषम संख्याएं आ गई। अब आता है समांतर श्रेणी में पदों का योग। a + d, a + 2d, a + 3d प्लस a + n-1 × d। ये आ गया। तो ये समांतर पदों का योग आएगा n/a to a + n-1 × d। फिर समांतर पदों का योग। उसके बाद आता है गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी में ar² क्या है अपने पास में, a + ar + ar² + ar³ प्लस और ar की पावर n। क्या आएगा, ar की पावर n। इनका योग क्या आएगा अपने पास में, यह आएगा a की पावर a
आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग का सूत्र है। ए आर की पावर एन माइनस वन बटे में आर माइनस वन, आर नॉट इक्वल टू वन, आर वन के बराबर नहीं है। तो ये आ गया अपने पास में। अब उसके बाद में त्रिकोणमिति में आते हैं। साइन ए प्लस साइन ए प्लस एक्स, साइन ए प्लस 2x, साइन ए प्लस 2a प्लस 2 एन माइनस वन इंटू एक्स। इनके पदों का योग साइन ए और त्रिकोणमितिकल फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इनमें अपने पास आएगा, ध्यान से देखना, अपने पास में है ये है साइन ए प्लस एच साइन, तो साइन ए एन माइनस वन एच एन माइनस वन, साइन ए प्लस एच साइन ए प्लस 2 एच साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होगा, इनका योग होगा साइन ए, क्या होगा साइन ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू एच, ये आ गया। और साइन एन एच अपॉन टू, साइन एन एच अपॉन टू, और तो ये आ गया साइन ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एच, और अपने पास आ गया साइन एन एच बटा, तो ये साइन का आ गया, और साइन एच बटा दो। तो याद रखना पड़ेगा, कोस में कोस ए प्लस एच, कोस ए प्लस एच, और ये आ गया कोस, तो इसमें अपने पास आएगा, यहां पर कोस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर कोस, बाकी सब साइन है। तो अपने पास में ये ध्यान रखना है। तो ये सूत्रों का प्रयोग होगा। तो अपने पास में मैंने एक तो बताया प्राकृत संख्याओं का योग, दूसरा बताया प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तीसरा बताया प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, चौथा बताया सम संख्याओं का योग, पांचवा बताया समांतर श्रेणी के पदों का योग, छठा बताया गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, और सातवां ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस 2h, साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो यह साइन लग करके हो जाएगा। फिर कोस का बताया कोस ए प्लस एच, कोस ए प्लस 2h, और कोस ए प्लस एन माइनस वन, तो इसका कोस लग करके बाकी ये साइन हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। तो ये आपको बता दिया मैंने। और इसमें आपने जो प्रसार हैं वो 11th क्लास में आसानी से पढ़ लिए थे। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1, जो पुस्तक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये दिया है x बराबर 0 to 2 और ये 2x प्लस 1 dx, ये तो जो सीमा की योग की परिभाषा के अनुसार, तो हमारे पास में x बराबर a b f x dx, तो ये हो गया लिमिट s टेंड टू 0 h f a प्लस h
एफ ए प्लस 2h और प्लस 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 और आ गया एफ ए प्लस n-1 इंटू x। ये आता है। अब हमारे पास a बराबर क्या है 0, x बराबर 0 है ना, x बराबर a है तो a बराबर क्या है 0, तो a के स्थान पर 0 रखने पर a बराबर 0 रखने पर तो हमारे पास आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0, यहाँ 0 लिखेंगे तो आएगा f h, यहाँ 0 लिखेंगे तो आएगा f 2h और यहाँ 0 लिखेंगे तो f n-1 इंटू h। या अब हम निकालेंगे f0 की वैल्यू, तो पहले हम nh निकालेंगे। क्या निकालेंगे nh, तो पहले nh निकालेंगे तो nh क्या होता है a बराबर 0 b बराबर 2, nh होता है b माइनस a, तो nh 2 माइनस 0 अर्थात 2, तो nh हो गया हमारे पास में 2, nh हो गया 2। अब हमारे पास में f0 का मान निकालेंगे, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 प्लस 1 तो ये 1 हो गया। अब हमारे पास में f निकालेंगे तो x के स्थान पर h रखेंगे तो आ गया 2h प्लस 1। अब हम निकालेंगे f2h, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 गुणा 4h प्लस 1 और अब निकालेंगे f(n-1) इंटू h, तो ये निकालेंगे तो अब x के स्थान पर रखेंगे तो क्या आ गया 2n-1 h प्लस 1, तो ये आ गया। अब देखो f0 के स्थान पर f0 की वैल्यू लिखेंगे, fh के स्थान पर fh की वैल्यू रखेंगे, f2h के स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे। तो अब इसको मिटाता हूं तो देखो हमारे पास आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 का मान 1, fh का मान 2h प्लस 1 और 4h प्लस 1 प्लस प्लस फ्रॉम 2n-1 h प्लस 1। या तो देखो हमारे पास में सबकी वैल्यू रख दी। अब हमारे पास में लिमिट s टेंड्स टू 0 h a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस अप टू n, देखो 1 1 1 1 ये अप टू n तक है, कहां तक है n तक, प्लस 2h प्लस 4h प्लस प्लस और ये आ गया 2n-1 इंटू h, तो ये आ गया। तो अब हमारे पास में देखिए ये आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h, तो ये तो n हो गया और इसमें से 2h कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके आएगा n-1। ये 2h बाहर आ गया, 2h बाहर आ गया। तो अब हमारे पास में आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0 h, अब ये तो n और 2h और ये प्राकृत संख्याओं का योग n-1 है तो n प्लस 1 अपॉन 2 ये होता है, लेकिन n के स्थान पर n-1 है तो क्या हम लिखेंगे इसमें आएगा तो आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h n प्लस 2h n-1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ गया n के स्थान पर n-1 रख दिया, n के स्थान पर क्या रख दिया n-1, तो ये पेंसिल, तो अब हमारे पास आ गया और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास में लिमिट s टेंड्स टू 0 h से गुणा कर दो nh और ये आ गया h गुणा में h n-1 गुणा में n, ये n आ गया
अब अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आ गया nh प्लस ये h को nh माइनस h, इसको इसे बना, अब ये आ गया nh। ठीक है, तो nh का मान लिख लेंगे, nh का मान 2 है तो आ गया 2 और फिर प्लस 2 माइनस 0 इंटू में 2, क्योंकि h टेंड्स टू 0 तो इसके स्थान पर 0 हो गया, nh के स्थान पर 2, nh के स्थान पर 2, nh के स्थान पर 2, तो ये आ गया हमारे पास में, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 आंसर आ गया। कितने आगे थे? 2 दूनी 4 और प्लस का 2, तो 6 आंसर आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास है e की पावर x dx, ये तो अपने पास सीमा की योग की परिभाषा के अनुसार, सीमा की योग की परिभाषा के अनुसार, तो हमारे पास देखिए x बराबर a b f x dx बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 x f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये तो देखो हमारे पास में ये क्या है, a बराबर माइनस 1, a बराबर माइनस 1 रखने पर तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1 प्लस h माइनस 1 प्लस 2h और प्लस प्लस माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h रख दिया। अब हमारे पास में देखिए अब x की वैल्यू ये है तो x के स्थान पर ये रखेंगे माइनस 1, x के स्थान पर ये, x के स्थान पर ये, तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो x की वैल्यू -1 है तो e की पावर -1 प्लस ये आएगा e की पावर -1 प्लस h प्लस ये है e की पावर -1 प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस e की पावर -1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये आ गया, तो मैंने ये x की वैल्यू है, 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 तो मैंने x के स्थान पर लिख दिया, इसका सीमा के योग के द्वारा कर दिया हल। अब अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब ये -1 प्लस इसको लिखेंगे e की पावर -1 गुणा में e की पावर h, अब लिखेंगे e की पावर -1 गुणा में e की पावर 2h और प्लस एंड सो ऑन प्लस e की पावर -h e की पावर n माइनस 1 इंटू h। अब e की पावर -1 कॉमन ले लेते हैं, e की पावर -1 को मिलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो e की पावर -1 को h और -1 को मिलेगा 1 प्लस e की पावर h आ गया e की पावर 2h प्लस और आ गया e की पावर n माइनस 1 इंटू h। ये आ गया। तो अब अपने पास में देखो गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर -1 1 प्लस e की पावर h e की पावर h की पावर n माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1। इनके पदों का योग आ गया।
अब अपने पास देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी पदों का योग आ गया। हमने सीखा था पिछली क्लास में, तो आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच ई की पावर -1। अब ये यहां आ गया e की पावर h -1 और ये आ गया प्लस e की पावर h e की पावर nh -1 अपॉन e की पावर h -1 आ गया। अब उसके बाद मिटा दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अपने पास में देखो ये h यहाँ आ जाएगा e की पावर -1 e की पावर h प्लस e की पावर h e की पावर nh -2 और बटे में e की पावर h -1 अपॉन h, ये नीचे आ गया। अगर इसको पलटेंगे तो यहाँ जाएगा, तो इसी प्रकार से हो जाएगा ये। अब उसके बाद देखिए हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब e की पावर -1। अब हमारे पास में सॉरी, अब ये लिमिट हटा देंगे, h टेंड्स टू 0 रख देंगे, तो e की पावर 0 है और उसके बाद में ये आएगा प्लस e की पावर 0 e की पावर 2 क्योंकि ये e की पावर nh निकालेंगे तो हो गया b -a nh, b की वैल्यू क्या है 1 और -1, तो 1 + 1 = 2, तो nh आ गया 2, तो nh आ गया 2। और अब हम नीचे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h। तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h, इसका मान 1 होता है। तो ये e की पावर h -1 अपॉन h हो गया, इसका मान 1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये आ गया e की पावर -1 गुणा में e² -2 और बटे में 1, ये 1 हो गया। अब उसके बाद में देखिए अंदर से गुणा कर दो, तो e की पावर -1 ना सॉरी ये 1, अब ये हो गया और ये हो गया e की पावर 2 -1, क्यों प्लस का माइनस का तो माइनस का 1 हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, इसको गुणा करो, e की पावर -1 गुणा में e² -1 गुणा में e की पावर -1, तो e² अपॉन e, ये नीचे चला गया और उसके बाद में 1 अपॉन e। अब ये e से e कट गया तो आ गया e -1 अपॉन e, ये आंसर आ गया। क्योंकि e से e कट गया, स्क्वायर कट गया, एक ही बच गया 1 अपॉन e, तो हमारे पास में ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, तो ये है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है x² dx 0 to, तो हमारे पास लिमिट है 0 to है x² dx। ये तो सीमा की योग की परिभाषा के अनुसार, सीमा की योग की परिभाषा के अनुसार अपने पास में x बराबर a b x dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h प्लस n प्लस f a प्लस n -1 इंटू h। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास a बराबर क्या है 0, तो a के स्थान पर 0 रखेंगे, a बराबर 0 रखने पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो हमारे पास आ गया f0, तो ये 0 लिखेंगे तो fh, ये 0 लिखेंगे तो ये आएगा f2h, और ये 0 लिखेंगे तो fn -1 इंटू h। तो a 0 लिख दिया,
अब हमारे पास में देखो, अब हमारे पास में F0 x के स्थान पर 0 लिखेंगे तो आ गया 0। Fx, तो x के स्थान पर h लिखेंगे तो x स्क्वायर। F2x, तो x के स्थान पर 2 लिखेंगे तो 4h स्क्वायर। और फिर अपने पास ही आ गया तो x के स्थान पर ये लिखेंगे तो आएगा n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर। ये हो गया। तो इसमें मान रख देंगे, तो इसमें मान रखेंगे F0 का रखेंगे, Fx का रखेंगे, F2x का रखेंगे और इसका रखेंगे। तो अपने पास में आ जाएगा क्या आएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो F0 का 0, ये h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस ये आ गया। तो अब अपने पास देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब इसमें से h स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में h स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस 4 प्लस n-1 का होल स्क्वायर। तो ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। ये क्या है? प्राकृत संख्याओं के वर्गों, क्योंकि इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब 1 प्लस स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर। तो ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, ये हमें पता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब ये होता है ये n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये होता है। लेकिन n बराबर यहाँ पर n-1 है। n बराबर क्या है? n-1 हम लिखेंगे। अब देखो n के स्थान पर n-1 लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h, तो यहाँ h क्यूब n-1 और ये होगा n-1 प्लस 1 और ये होगा 2n-1 प्लस 1। ठीक है, n के साथ पर n-1 लिख दिया। अब हमारे घटे में 6, तो अब हमारे पास में आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब n-1 ये कट गया इंटू n और ये हो गया 2n-1, क्योंकि माइनस का 2 प्लस का 1 तो ये आ गया बटे में 6। तो अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 एक h किसके साथ, एक h इसके साथ nh और एक h इसके साथ बटे में 6। तो देखिए अब हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, अब गुणा करो nh माइनस h और गुणा में nh और ये हो गया 2nh माइनस nh बटे में 6। अब nh का मान निकालो तो nh होता है b माइनस a, b क्या है 2 और ये 0 अर्थात 2, तो nh आ गया 2, तो 2 का मान रखो तो h का रखो तो 2 माइनस 0 गुणा में 2 और 2 गुणा में 2 माइनस 0, तो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 4, तो ये 4 गुना 8 8 दूनी 16। तो हमारे पास में ये आ गया 2, तो ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया, तो हमारे पास 16 आंसर आ गया। क्या आ गया? 16। तो इस तरह से हमारे पास में आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3। अब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में ध्यान देना। अब 10.1 आज इतना ही है इस वीडियो में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो चीज समझ में नहीं आई वो आपको समझ में आ जाएगी। सीमा के योग के द्वारा
आपको अगर कोई सवाल करना है, समाकलन निकालना है, इंटीग्रल कैलकुलस निकालना है, तो उसके लिए आपको जो 11th क्लास में पढ़ी थी वो सारी चीजें याद रखनी है। 11th क्लास में क्या पढ़ा था? एक प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के क्यूबों का योग और विषम संख्याओं का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, फिर साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस 2h अप टू साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का योग, फिर कोस में ऐसे ही। तो इस तरह का ये याद रखना है। तो अपने पास में ये सारी चीजें याद रखोगे तब आपको समाधान मिलेगा। अगर ये पिछली क्लास की चीजें आपको याद नहीं है तो आपको ये जो सीमा के योग के द्वारा आप ये सवाल हल नहीं कर पाओगे इसको। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था इनको याद रखना और ये इनका उपयोग होगा। तो अब अपने पास मैंने एग्जाम्पल समझा दिए हैं और आपको निश्चित समाकलन में ज्योमेट्रिकल जो प्रेजेंटेशन था, एक ग्राफ बना करके उसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल बना करके किस प्रकार से उस बंधी हुई सीमा का क्षेत्रफल निकाला, ये आपको बता दिया। तो इतना ही है मित्रों, नमस्कार। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे डिस्क्रिप्शन में फोन करके पूछ सकते हो, यही मेरा आपसे अनुरोध है। इसको शेयर करें, आगे भेजें ताकि गरीब बच्चों तक पहुंच के बच्चे इसको पढ़ सके, आनंद उठा सके। नमस्कार।